पिछले 100 घंटों से भी ज़्यादा टाइम से फ्रांस की कुछ सिटीज़ इंक्लूडिंग पेरिस जो है वो जल रहा है। दे आर इन द ग्रिप ऑफ वायलेंस। इसके चलते वहाँ के प्रेसिडेंट मैक्रोन जो कि यूरोपियन यूनियन की मीटिंग अटेंड करने गए थे, उन्हें वो मीटिंग छोड़कर वापस से अपनी कंट्री के अंदर आना पड़ा। और इसी के चलते फ्रेंच फैशन हाउस सेलिन ने अपना मेंस वेयर शो जो है वो कैंसिल कर दिया। पूरे वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए अभी तक वहाँ पे 45,000 पुलिसमैन जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो वायलेंस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बस और ट्राम सर्विसेज पे नेशन वाइड बैन लगा दिया गया है और अब तक 2400 से भी ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और इसी सब के चलते वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिकेट कर रही है कि शायद फ्रांस के अंदर इमरजेंसी भी इम्पोज की जा सकती है। सो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि फ्रांस के अंदर ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों ये सब वायलेंस हो रहा है और इस सब से इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं दैट व्हाट स्पार्क्ड द अनरेस्ट इन फ्रांस। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ विद एन इंसिडेंट जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर ने एक 17 ईयर ओल्ड बॉय को, जिसका नाम था नेहल, उसको पेरिस के पास शॉट कर दिया। नेहल जो कि उस समय गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ही वाज शॉट एट अ क्लोज रेंज एट अ ट्रैफिक स्टॉप नियर नेल्सन मंडेला स्क्वायर एंड ही डाइड फ्रॉम अ सिंगल शॉट थ्रू हिज लेफ्ट आर्म एंड चेस्ट। दो जो पुलिस और पैरामेडिक्स हैं उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की बट ही वाज डिक्लेयर्ड डेड। जब ऑफिसर से पूछा गया कि नेहल को शॉट क्यों किया गया था, क्या रीजन था, तो उनका कहना था दैट ही वांटेड टू अवॉइड अनदर चेस एज ही फियर्ड अनदर पर्सन वुड गेट हर्ट। लेकिन एक्टिविस्ट का मानना है कि इस सब से नेहल का कुछ लेना देना नहीं था। एक्चुअली में जो प्रॉब्लम थी वो थी नेहल की रेस, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे शॉट किया। और इस पूरे इंसिडेंट ने हाईलाइट किया है द अलिज्ड पुलिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटाइज्ड कम्युनिटीज इन फ्रांस। और नेहल की इस किलिंग को कंपेयर किया जा रहा है टू द किलिंग्स ऑफ द जॉर्ज फ्लॉयड इन द यूएस एंड अदर पीपल ऑफ कलर एट द हैंड्स ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट। दो यूएस और फ्रांस के अंदर जो कल्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन इस तरीके की जो शूटिंग्स होती हैं इससे हमें ये पता चलता है कि जो यूएस है वो अकेला नहीं है इन इट्स स्ट्रगल्स विद सिस्टमैटिक रेसिज्म एंड पुलिस ब्रुटैलिटी। अब हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, क्यों नेहल को शॉट किया गया। सो नेहल जो कि एक मर्सिडीज को ड्राइव कर रहे थे इन अ बस लेन, फ्रेंच पुलिस ने उन्हें स्पॉट किया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पेरिस। पुलिस ने कोशिश की कि वो नेहल की कार को रोके विद द हेल्प ऑफ साइरेंस एंड लाइट्स, बट नेहल डिसओबेड एंड कमिटेड मेनी ट्रैफिक ऑफेंसेस एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस। और आगे जाके जब उनकी जो गाड़ी है वो ट्रैफिक जैम के अंदर रुकी तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और ऑफिसर्स ने कोशिश की कि वो उन्हें रोक सके बाय आस्किंग हिम टू टर्न ऑफ द इग्निशन। लेकिन फिर से उन्होंने अपनी गाड़ी को जो है भगाने की कोशिश की और तभी जो है ऑफिसर ने फायर कर दिया एट अ क्लोज रेंज थ्रू द ड्राइवर्स विंडो। नेहल की जो डेथ थी इट वाज कॉट ऑन अ वीडियो जिसने रीइग्नाइट कर दी द लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेंट्स बाय पुअर एंड रेशियली मिक्स्ड अर्बन कम्युनिटीज ऑफ पुलिस वायलेंस एंड रेसिज्म। वीडियो के अंदर देखा जा सकता है 2 ऑफिसर्स एट द विंडो ऑफ द कार, वन विद हिज गन पॉइंटेड एट द ड्राइवर। और जब यही वीडियो पब्लिक के अंदर सर्कुलेट हो गया तो पूरी सिचुएशन काफ़ी क्योटिक हो गई, काफ़ी वायलेंस बढ़ गए, जिसके चलते जो फ्रेंच पुलिस थी उसने हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया। दूसरी तरफ वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, वह अपील कर रहे हैं पेरेंट्स से और यंग चिल्ड्रन से कि वो सोशल मीडिया के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उससे इन्फ्लुएंस ना हो और ना ही वायलेंस को इंस्टिगेट करें। और ये जो वायलेंस है इट हैज़ जस्ट कम ओवर अ ईयर बिफोर, जब पेरिस और उसकी जो दूसरी फ्रेंच सिटीज़ हैं दे आर ड्यू टू होस्ट ओलंपिक एथलीट्स। नेहल की जो डेथ है इसने प्रॉम्प्ट की है डिमांड्स फॉर मोर अकाउंटेबिलिटी इन फ्रांस विच ऑल्सो सॉ रेशियल जस्टिस प्रोटेस्ट। सो अब हम देख लेते हैं कि नेहल एम, जिनकी डेथ से ये पूरा प्रोटेस्ट जो है, जो पूरा वायलेंस है वो स्टार्ट हुआ है, वो आखिर हैं कौन। नेहल जो कि अल्जीरियन ओरिजिन के थे, ही वर्कड एज अ टेक अवे डिलीवरी ड्राइवर and had also been a part of an integration program for teenagers who are struggling in a school. Nehal was the only child raised by his mother Monia और उनका कहना है कि उनके बेटे को इसलिए मारा गया क्योंकि उनके बेटे का एक अरब फेस था। So the officer saw an Arab face a little kid and wanted to take his life. Nehal was also enrolled at a college to train to be an electrician. लेकिन ऐसा नहीं है कि नेहल ने पहली बार कोई ट्रैफिक रूल जो है वो तोड़ा है। इससे पहले भी देखा गया है कि उन्होंने काफ़ी बार इस तरीके के ट्रैफिक रूल्स जो है तोड़े हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए किसी की जान नहीं ले जा सकती। और इसीलिए इस इंसिडेंट ने एक्सपोज किया है सीवियर रेशियल टेंशंस को इन मॉडर्न फ्रांस एंड द लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस अबाउट पुलिसिंग।
अगर हम लॉ की बात करें, फ्रांस लॉ की, कि जो उन्होंने क्राइम किया था, जो उन्होंने ट्रैफिक रूल तोड़ा था, उसको क्या कहते हैं और उसके लिए कितनी सज़ा अवेलेबल है, तो वो डेथ से तो बहुत कम थी। तो जो क्राइम उन्होंने कमिट किया था, इट इज़ नोन एज रेफर्स डी ऑब्टेम्पर, और ये तब होता है जब कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि रुक जाओ, बट ड्राइवर उस ऑर्डर को नहीं मानता और चलता रहता है। सो ये जो ऑफेंस है, इट इज़ पनिशेबल बाय 2 years in jail एंड a 15,000 euros फाइन। अब नेक्स्ट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि किन ग्राउंड्स पर पुलिस जो है वो ड्राइवर्स को रोक सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दी हाईवे कोड, जो ड्राइवर है वो रोका जा सकता है बाय पुलिस टू हैव हिज ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स चेक्ड एट एनी टाइम विदाउट एनी विजिबल वायलेशन ऑफ द लॉ। सो हम देख सकते हैं कि ये जो किलिंग थी ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थी। कहाँ जो लॉ है वो सिर्फ 2 साल की पनिशमेंट देता है, और कहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसे डायरेक्टली शॉट कर दिया, उसकी जान ले ली। और ये इस साल का पहला इंसिडेंट नहीं था, ये तीसरा इंसिडेंट था, यानी इससे पहले 2 और ऐसे लोग मारे जा चुके हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले साल यानी 2022 के अंदर 13 पीपल वर किल्ड फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द ट्रैफिक स्टॉप। इससे पहले 2021 के अंदर देयर वर 3 सच किलिंग्स, 2 इन 2020। 2019 के अंदर कोई भी किलिंग नहीं हुई, मे बी बिकॉज कोविड था तो कोई बाहर निकल नहीं रहा था। उससे पहले देयर वर 6 किलिंग्स इन बोथ 2018 एंड 17, और 2017 के अंदर मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स वर ब्लैक और ऑफ अरब ओरिजिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सब से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्यों समझें कि फ्रांस के अंदर क्या चल रहा है, क्या वायलेंस हो रहा है। हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट 2019 के अंदर एक राइटर ने तो ये भी कहा था दैट फ्रांस जो है वो इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है, और इंडिया और फ्रांस के अंदर जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इस तरीके का वायलेंस अगर फ्रांस के अंदर चलता रहेगा तो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर ही असर पड़ेगा। अगर हम 2021 के अंदर जनवरी टू दिसंबर के बीच में देखें तो इंडिया और फ्रांस के जो बायलैटरल ट्रेड है इन गुड्स, इट स्टूड एट $12.14 बिलियन। और अगर हम फ्रांस का FDI इनफ्लो देखें फ्रॉम अप्रैल 2000 टू सितंबर 2022, तो फ्रांस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर विद एन इनफ्लो ऑफ $10,389 मिलियन। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्टेड 4,495 कमोडिटीज़ टू फ्रांस इन फाइनेंशियल ईयर 2021, और मेजॉरिटी आइटम्स जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं इट इंक्लूड्स मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स, बिट्यूमिनस सब्सटेंसेस, मिनरल वैक्सेस, फॉलोड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। दूसरी तरफ अगर हम इंपोर्ट्स देखें तो जो इंडिया है वो 4,124 कमोडिटीज़ जो है वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम फ्रांस, एंड दीज इंपोर्ट्स इंक्लूड एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस। तो ये तो बात हो गई ट्रेड रिलेशंस की, लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस तो ये भी काफ़ी इवॉल्व हुए हैं ओवर द ईयर्स इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एनकम्पासिंग वेरियस एरियाज जैसे कि डिफेंस, ट्रेड, कल्चर एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्पेशल है, इतना कि अगस्त 2019 के अंदर हुडसन इंस्टीट्यूट के एक रिसर्चर ने ये भी कहा था दैट फ्रांस हैज़ बीन कॉल्ड इंडियाज़ न्यू बेस्ट फ्रेंड। और इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो सेंचुरीज ओल्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 17th century until 1954 when France maintained a colonial presence in the Indian subcontinent. So ये जो हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं जो कि इंक्लूड करता है कल्चरल एक्सचेंजेस एंड ट्रेड, इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो लेट की है फॉर द प्रेजेंट डे पार्टनरशिप। अगर हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एलिवेट हो गया है टू द लेवल ऑफ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इन 1998। अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो ये क्रूशियल पिलर है ऑफ द इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप। बोथ दीज नेशंस हैव एंगेज्ड इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, डिफेंस इक्विपमेंट सेल्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। इंडिया ने काफ़ी सारी जो एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर है वो प्रोक्योर किए हैं फ्रांस से, जो कि इंक्लूड करते हैं राफेल फाइटर जेट्स, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स एंड आर्टिलरी सिस्टम्स। और इस डिफेंस कोलैबोरेशन की वजह से ही इन दोनों नेशंस के बीच में काफ़ी म्यूचुअल ट्रस्ट है। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेट किया है इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। 2008 के अंदर उन्होंने साइन किया था एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जो कि एनेबल करता है इंडिया को कि वो एक्सेस कर सकता है फ्रेंच न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज एंड फ्यूल।
ये जो कोऑपरेशन है ये इंक्लूड करता है एरियाज जैसे कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हम स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ है, उन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया है ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट लॉन्च मिशंस एंड सैटेलाइट एप्लीकेशंस फॉर सोसाइटल बेनिफिट्स। सो हम देख सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशनशिप है वो कितने अच्छे हैं, और अगर फ्रांस के अंदर कुछ भी होता है, स्पेशली इस तरीके के जो वायलेंस जो हो रहे हैं, तो उससे इंडिया पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, इंडिया के ट्रेड पर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.